दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मिस्ट्री बेस्ड थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ, जिसमें आपको कुछ कुछ कांतारा जैसी फीलिंग्स आएंगी। मूवी की असली जान इसकी कहानी और स्क्रीन प्ले है, जो बहुत ही अच्छी तरह से पर्दे पर दिखाया गया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.9 और इसको हाल ही में कुछ विदेशी फिल्म फेस्टिवल्स में भी नॉमिनेट किया गया है। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची लक्ष्मी और उसकी दादी से होती है। ये वो दौर होता है जब रेडियो बहुत फेमस हुआ करते थे, लगभग 60-70 साल पहले। खैर, लक्ष्मी की दादी उसे एक कहानी सुनाती हैं। वो बताती हैं कि लाखों साल पहले जब धरती पर आदि मानव रहते थे, तब आसमान से एक चमकता हुआ तारा धरती पर गिरा था। उस तारे के गिरते ही वहाँ एक भयानक विस्फोट हुआ, जिससे आसपास के जानवर मर गए और सारे पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। इसके बाद कई सालों तक वो तारा उसी जगह पर पड़ा रहा। फिर जिस गांव में वो तारा गिरा था, उसका नाम था हरिपुरम। इसके कई साल बाद एडक्कल के राजा मनवर्मा को इस तारे के बारे में पता चला और उसने उसे खुदबाकर बाहर निकलवाया। देखने में वो तारा बहुत चमकदार और अनोखा था, जिस वजह से राजा ने उसे अपने पास रखने का फैसला किया। बाद में उसने कुछ लोहारों की मदद से उस तारे की एक मूर्ति बनवाई और उस मूर्ति का नाम ज्योति रखा गया, जो एक देवता के नाम पर था। फिर मूर्ति बनने के बाद इस तारे की चमक और शक्ति और बढ़ जाती है। इसके बाद राजा मनवर्मा ने उस मूर्ति को अपने गांव के एक मंदिर में स्थापित कर दिया। फिर कुछ साल बाद मोहम्मद नाम का एक डाकू राजा के राज्य पर हमला करता है और उस राजा के दामाद के साथ साथ कुछ खास आदमियों को भी कैद कर लेता है। इसके बाद वो मनवर्मा को एक संदेश भिजवाता है कि अगर उसे अपना दामाद और बाकी लोग जिंदा चाहिए तो उसे अपना राज छोड़कर उसके कदमों में गिरना होगा। लेकिन मनवर्मा डरने वालों में से नहीं था। इस बीच उसके एक मंत्री ने सुझाव दिया कि हरिपुरम गांव में एक महान योद्धा है जिसका नाम केलू है और उसे कई तरह की विधा आती हैं, इसलिए उसे इस समस्या से निपटने के लिए भेजा जा सकता है। तो इस तरह राजा के आदेश पर केलू मोहम्मद और उसके आदमियों से मुकाबला करता है और उन्हें हराकर राजा के दामाद और खास आदमियों को भी छुड़ा लाता है। ये पता चलते ही राजा मनवर्मा केलू की बहादुरी से बहुत खुश होकर उसे अपने महल में बुलाता है और कहता है कि तुमने मेरी इज्जत और मेरे दामाद की जान बचाई, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए। तो केलू राजा से उस तारे से बनी मूर्ति ज्योति की मांग करता है, जिसे राजा ने हरिपुरम से लिया था। अब राजा ने वादा किया होता है, इसलिए वो इनकार नहीं कर सकता था। इस तरह वो मूर्ति केलू को दे देता है। अब केलू खुशी खुशी मूर्ति को अपने गांव ले जाता है और गांव के लोग उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि केलू ज्योति नाम की एक लड़की से प्यार करता है, जो एक दूसरी कास्ट की होती है। फिर एक दिन जब केलू और ज्योति मिलते हैं, तो केलू अपनी इच्छा जाहिर करता है कि वो उस मूर्ति का ऐसा मंदिर बनवाना चाहता है जिसमें हर जाति और धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के आ जा सकें और भगवान के दर्शन कर सकें। उसके ये शब्द सुनकर ज्योति भी बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद इस गांव पर एक बड़ी मुसीबत आ जाती है। पूरे गांव में चेचक यानी स्मॉल पॉक्स की बीमारी फैल जाती है और ज्योति भी इसकी चपेट में आ जाती है। अब जिन लोगों को चेचक हो जाती थी, गांव वाले उसके पास भी नहीं जाते थे, इसलिए बहुत से लोग, बच्चे और बूढ़े इस बीमारी से लाइलाज ही मर जाते हैं। लेकिन केलू अपने प्यार ज्योति को बचाने के लिए उसे अपनी गोद में लेकर इलाज करवाता है। धीरे धीरे ज्योति ठीक हो जाती है, लेकिन 10 दिन बाद केलू खुद इस बीमारी की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है। केलू की सबसे बड़ी इच्छा थी कि उस मंदिर में सभी लोग, चाहे किसी भी जाति के हों, वो बिना किसी भेदभाव के प्रवेश कर सकें। तो मंदिर तो बन जाता है, लेकिन दूसरी जाति के लोगों को वहां जाने की अनुमति नहीं मिलती। और जब केलू को ये खबर मिलती है, तो बीमारी में ही बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने ज्योति से वादा किया था कि अब उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। तभी मनवर्मा का दामाद केलू के पास एक संदेश लेकर आता है और उस संदेश को पढ़कर केलू एकदम से हैरान रह जाता है। इसके बाद वो किसी और को उस संदेश को ना दिखाने के लिए उसे जला देता है और उसी वक्त उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब जानने के बाद ज्योति भी बहुत दुखी होती है और उसके परिवार वाले उसे घर से बाहर नहीं जाने देते। फिर बाद में उसका परिवार गांव छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों, उस संदेश में क्या था, ये असल में आज तक किसी को नहीं पता। खैर, आज भी हरिपुरम गांव के लोग ज्योति देवी की पूजा करते हैं और महायोद्धा केलू को याद करते हैं। हर साल एक बड़े त्योहार के दिन मंदिर खोला जाता है, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और खासकर कालेरी पट्टू का आयोजन होता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये
लक्ष्मी जो कहानी सुन रही है दरअसल केलू के ही परिवार से है और इसके पिता का नाम नंबियार है। खैर, अब कहानी के बीच में लक्ष्मी अपनी दादी से मनियन के बारे में पूछती है तो उसकी दादी उसे डांटते हुए कहती है कि सोते समय उस मनहूस का नाम क्यों ले रही हो। वो एक चोर था जिसने ज्योति देवी की मूर्ति चुराई थी। हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मनियन एक बहुत बड़ा चोर था और उसके पास लड़ने की कई कलाओं की विधा थी जिसकी वजह से ये कभी हारता नहीं था। फिर एक दिन लक्ष्मी के दादाजी ने अपने गांव वालों के साथ इस मनियन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मनियन ने उन सारे गांव वालों को मारा पीटा और फिर उल्टा उनका सोना लेकर भी भाग गया और कोई उसे रोक नहीं पाया। इस तरह अब लक्ष्मी के नजरिए में ये मनियन बहुत बड़ा योद्धा होता है जो किसी से नहीं हारता और ना किसी से डरता है। इसी गांव में अजयन नाम का एक लड़का भी होता है जो और कोई नहीं बल्कि मनियन का पोता है। गांव में जब भी कोई चोरी होती है लोग अजयन पर ही आरोप लगाते हैं क्योंकि वो मनियन के परिवार से है जिसे लोग चोर समझते हैं। इस बीच चंद्रन नाम का एक आदमी जिसकी दुकान से कुछ पैसे चोरी हो गए थे वो अजयन को अक्सर मारता पीटता रहता है। अजयन के घर में उसकी नानी और माँ रहती हैं, जबकि उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर कहीं भाग चुके हैं। बेचारा अजयन हमेशा गांव वालों की बातें सुनकर दुखी हो जाता है और अपनी नानी के पास आता है। फिर उसकी नानी उसे समझाती है कि मेरा पति मनियन कोई चोर नहीं था, वो एक महान योद्धा था। उसने इस पूरे गांव पर विजय पाई थी। इन गांव वालों को उसके बारे में कुछ नहीं पता बेटा, तुम भी मेरे पति मनियन की तरह बनो। फिर हम देखते हैं कि अजयन के पास एक कौवा है जिसकी मदद से वो चंद्रन की दुकान की चाबी चुरा लेता है और ये सब लक्ष्मी देख लेती है, लेकिन वो अजयन से कुछ नहीं कहती, वो बस मुस्कुराती रहती है। इसके बाद कहानी कुछ साल आगे बढ़ जाती है जहाँ अजयन अपनी पढ़ाई पूरी करके एक इलेक्ट्रिक की दुकान चलाने लगता है। इस बीच अजयन और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो रेडियो के जरिए बातें करते हैं क्योंकि अजयन लक्ष्मी के घर के रेडियो को हैक कर लेता है और उससे बातें करते रहता है। अब लक्ष्मी के पिता जिनका नाम नंबियार है वो अजयन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी जानबूझकर अपने घर के इलेक्ट्रिक सामान खराब कर देती है ताकि मरम्मत के लिए अजयन को बुलाया जा सके। गांव में अजयन ही एकमात्र इलेक्ट्रीशियन है तो ना चाहते हुए भी नंबियार को उसे बुलाना ही पड़ता है। इस तरह अजयन और लक्ष्मी की कहानी आगे बढ़ती रहती है। ये दोनों अक्सर दूसरे गांव में जाकर मिलते हैं। लक्ष्मी अभी भी अपनी पढ़ाई कर रही है जबकि अजयन सरकारी नौकरी पाने की सोच रहा है। साथ ही वो अपने घर में कुछ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है। अब एक दिन 2 कांस्टेबल अजयन के घर आते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि गाँव के कुछ घरों से सामान चोरी हुआ है और इसका शक अजयन पर है। दरअसल गांव वालों ने अजयन का ही नाम दिया था, इसलिए पुलिस को भी उसी पर शक होता है। लेकिन अजयन कांस्टेबल को समझाने की कोशिश करता है कि सर, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मैं एक इज्जतदार जिंदगी जी रहा हूँ। फिर भी कांस्टेबल अजयन से कहते हैं कि उसे पुलिस स्टेशन आना होगा। इस सब के बीच अजयन की माँ भी उस पर भरोसा नहीं करती और सोचने लगती है कि अजयन भी अपने नाना की तरह चोर बन गया है। अब अजयन की माँ ऐसा क्यों सोच रही है, इसके पीछे एक वजह है। असल में जब अजयन छोटा था और उसने जब अपने कौवे की मदद से चंद्रन की दुकान की चाबी चुराई थी तो उसकी नानी इस बात से बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे कड़ी फटकार लगाई थी और उससे वादा लिया था कि वो दोबारा ऐसी चोरी नहीं करेगा। तब से अजयन ने कभी कोई चोरी नहीं की। फिर अगले सीन में सुरेश नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव गया था और अब वापस आया है। सुरेश और कोई नहीं बल्कि चंद्रन का बेटा है और अजयन का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त भी है। ये वही चंद्रन है जिसने बचपन में अजयन को पीटा था जब उसने चाबी चुराई थी। हम देखते हैं कि सुरेश और उसके पिता के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है। अब कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा त्योहार आने वाला होता है। गांव के बड़े लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर त्योहार की तैयारियों पर चर्चा कर रहे होते हैं। इस बार भी हर साल की तरह धूमधाम से त्योहार मनाने की योजना बनती है, लेकिन इसी बीच गांव वाले अजयन के परिवार के बारे में भी बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि अजयन के परिवार को मंदिर के पास नहीं आने देना चाहिए क्योंकि उन्हें शक है कि अजयन ज्योति की मूर्ति को चुरा सकता है। दूसरे सीन में सुदेव नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो एक रिपोर्टर है। वो गांव में चल रहे बड़े त्योहार की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वहां आता है। नंबियार सुदेव और उसके साथियों को अपने घर में ठहरने की जगह देता है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ये सुदेव कोई और नहीं बल्कि उसी राजा मनवर्मा के खानदान से था और असल में वो सिर्फ नाम के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाने आया है, जबकि उसका असली मकसद ज्योति की मूर्ति को चुराना है। उसने पहले से ही लंदन में कुछ डीलरों से बात कर रखी है और इसके बदले उसे मोटी रकम मिलने वाली है। उसका प्लान है कि चोरी के बाद इस मामले में अजयन को फंसा दिया जाए क्योंकि लोग उस पर ऑलरेडी शक किए बैठे हैं।
खैर, एक रात जब अजयन लक्ष्मी से मिलने उसके घर पर जाता है तो वो लक्ष्मी से बात करते हुए दुखी होता है कि पूरा गांव उसे चोर समझता है। वो बताता है कि पुलिस वाले भी उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले गए थे। लक्ष्मी हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती है और उसका साथ देती है। तभी लक्ष्मी का पिता नंबियार उसे बुलाने के लिए ऊपर आने लगता है और अजयन वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। फिर ठीक उसी वक्त असली चोर नंबियार के घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक चौकीदार उसे देख लेता है और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। अब अजयन, जो वहीं आसपास होता है, वो सोचता है कि अगर गांव वालों ने उसे देख लिया तो वो उसे ही चोर समझेंगे, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी रास्ते में पुलिस वाले गुजरते हैं और एक कांस्टेबल को अजयन पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है और लॉकअप में बंद करके बुरी तरह से पीटता है। वो पूछता है कि तुम इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम रात में ही चोरियां करते हो? अजयन अपनी सफाई में कहता है कि वो तो बस किसी काम से गया था, लेकिन कांस्टेबल उसकी बात नहीं मानता। तब अजयन अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करता है और कांस्टेबल के पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अब सुबह होते ही पुलिस स्टेशन का एसआई सैफुद्दीन आता है, जो नियम कानून के हिसाब से चलने वाला इंसान है। इधर सारे गांव वाले अजयन को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। अब बिना कोई सबूत के पुलिस अजयन को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, इसीलिए सैफुद्दीन अजयन को समझाकर वहाँ से भेज देता है कि तुम थोड़ा होशियार रहो, क्योंकि सारे केसेस में तुम ही प्राइम सस्पेक्ट हो। अजयन घर लौटने के बाद यही सोचने लगता है कि आखिर वो चोर कौन है जो गांव में चोरी कर रहा है। वो ठान लेता है कि किसी भी तरह उस चोर को पकड़ेगा और अपनी बेगुनाही का सबूत गांव वालों के सामने पेश करेगा। उसी समय उसका सबसे अच्छा दोस्त सुरेश वहां आकर बताता है कि मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। लगता है कि वहां कोई है। इसके बाद अजयन और सुरेश तुरंत मंदिर की ओर भागते हैं। अजयन मंदिर की छत पर चढ़कर अंदर झांकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि मूर्ति वहां पर नहीं है। मूर्ति को पहले ही कोई चुरा चुका था। तभी अजयन नोटिस करता है कि सुरेश घबराया हुआ है। वो सुरेश को मारते हुए पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो? अब सुरेश बताता है कि असल चोर वही है जो बचपन से चोरी कर रहा है। कुछ देर पहले वो नंबियार के घर चोरी करने गया था, लेकिन भाग गया। शॉकिंग तरीके से सुदेव और उसके आदमी उसे देख लेते हैं। सुदेव कहता है, अगर तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी चोरी की बात नहीं फैलाऊंगा। आज रात तुम अजयन को मंदिर के पास लाओ। तो इसी वजह से सुरेश ने अजयन को वहाँ पर बुलाया था। तभी इन दोनों के पास सुदेव आकर कहता है कि मूर्ति मैंने ही चुराई, लेकिन ये मूर्ति नकली है। तुम्हारे नाना मनियन ने असली मूर्ति पहले ही चुराकर एक लोहार से इसकी डुप्लीकेट बनवाई थी और असली मूर्ति को अपने पास रखा था। अब मैंने तुम्हें मंदिर पर चढ़ते हुए रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम ये पता कर लेते हो कि तुम्हारे नाना ने असली मूर्ति कहाँ छुपाई है तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन ये सब फेस्टिवल से पहले करना होगा, वरना ये वीडियो मैं पुलिस तक पहुँचा दूंगा। खैर, अब इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। असल में गाँव वाले मनियन और उसके परिवार को गाँव से निकालने के लिए एक पुलिस वाले को बुलाते हैं। वो पुलिस वाला मनियन के घर आकर उसकी पत्नी से बदतमीजी करने लगता है, लेकिन मनियन घर में छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। फिर जब पुलिस वाला उसकी पत्नी से बुरा बर्ताव करता है तो मनियन बाहर आकर उसे बुरी तरह से पीटता है और बाकी गांव वालों को भी चेतावनी देता है कि अगर अगली बार ऐसी हरकत हुई तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद वो लक्ष्मी के दादाजी को भी वार्निंग देता है कि अगली बार ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। एक और बात यह है कि मनियन की पत्नी अपनी बेटी के साथ मंदिर दर्शन करने गई थी, लेकिन गांव वालों ने उसे अपमानित करके वहां से भगा दिया। फिर जब वो ये बात मनियन को बताती है तो मनियन ठान लेता है कि किसी भी तरह वो मंदिर की असली मूर्ति चुराएगा। असल में मनियन मंदिर में जाकर असली मूर्ति को चुराने के बाद जब वहां से निकल रहा होता है तब गांव वाले और पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और मार डालते हैं। कम से कम ऐसा गांव वालों का मानना है। अब प्रेजेंट में अजयन सोचता है कि उसके नाना ने असली मूर्ति कहाँ छुपाई होगी। वो गांव का नक्शा बनाना शुरू करता है और सुरेश को चेतावनी देता है कि उसने जिन घरों से चीजें चुराई हैं उन्हें वो वापस कर दे, जिसके बाद सुरेश सारे सामान को वापस लौटा देता है। अब फेस्टिवल के लिए सिर्फ 10 दिन ही बचे होते हैं। अजयन पूरे गांव में मूर्ति की तलाश शुरू करता है, लेकिन उसे मूर्ति कहीं नहीं मिलती। अब फेस्टिवल में सिर्फ 2 दिन ही बाकी होते हैं और अजयन लक्ष्मी से मिलकर उसे अब तक की सारी
बातें बताता है। वो बहुत उदास होता है। लक्ष्मी उसे सलाह देती है कि वो पुलिस से मदद मांगे, लेकिन अजियन कहता है कि नहीं लक्ष्मी, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं और गांव वाले भी मुझे दोषी मानते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। लक्ष्मी उसे हिम्मत देती है और कहती है तो फिर सोचो कि तुम्हारे नाना ने वो मूर्ति कहाँ छुपाई होगी। तुमने पूरे गांव की तलाशी ले ली, ऐसी जगह सोचो जहां गांव वाले नहीं जा सकते। अब अजियन सोच विचार करता है और उसे नरी मलम नाम की जगह याद आती है जो गांव से काफी दूर है और वहां कई गुफाएं हैं। वो उस जगह जाता है और एक बड़ी गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के भीतर उसे कई चित्र दिखाई देते हैं जो उसके नाना मनियन ने बनाए थे। उन चित्रों से वो समझता है कि मनियन ने मूर्ति कैसे चुराई थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मनियन ने अपनी पत्नी के लिए मूर्ति चुराई थी और उसे इसी गुफा में लाया था। यहाँ उसका एक दोस्त था जो एक लोहार था और ये लोहार कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसके पूर्वजों ने राजा के समय पर वो मूर्ति बनाई थी। फिर जब लोहार मूर्ति को जांचता है तो उसे पता चलता है कि ये मूर्ति तो नकली है, यानी राजा के समय से ही जो मूर्ति मंदिर में रखी गई थी वो नकली थी। ये सुनकर मनियन हैरान रह जाता है और उसे सारी सच्चाई समझ में आ जाती है, यानी राजा मनवर्मा ने जानबूझकर केलू को नकली मूर्ति दी थी जबकि असली मूर्ति राजा के पास ही थी। फिर जब मनवर्मा के दामाद को ये बात पता चलती है तो वो ये संदेश केलू तक पहुंचाता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई थी। अब संदेश पढ़ने के बाद केलू बहुत दुखी होता है, ये जानकर कि राजा ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया था, लेकिन फिर भी वो राजा के इस धोखे के बारे में किसी से बात नहीं करता और उस संदेश को जला देता है। अब मनियन ने ठान लिया था कि वो राजा के गांव जाकर असली मूर्ति चुराएगा और अपने साथ अपने दोस्त ब्लैक स्मिथ को भी ले गया। उस राजा के गांव में एक बहुत बड़ा किला था, लेकिन फिर भी मनियन किले के अंदर कई जगहों की तलाशी लेने लगता है। वहाँ कई खतरनाक जाल भी बिछे हुए थे जिन्हें पार करते हुए वो एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करता रहा। इस तरह अंत में वो एक पहेली के सामने आ पहुंचा और फिर उस पहेली को पार करके असली मूर्ति तक पहुंच ही जाता है। अब प्रेजेंट में अजियन इन सारे डायग्राम्स को देखकर इस पूरी कहानी को समझ लेता है। फिर जैसे ही वो गुफा से बाहर आता है तो सुदेव उसका पीछा कर रहा होता है। अब सुदेव कहता है कि लगता है तुम्हें कोई सुराग मिल गया है, जल्दी करो, हमारे पास वक्त नहीं है। इसी दौरान गांव में लक्ष्मी को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है। कुछ लोगों ने उसे किसी के साथ देखा था और अब उसे लेकर बातें हो रही थी। ये सुनकर अजियन माइक के जरिए पूरे गांव से कहता है कि मैं और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं। लक्ष्मी ऐसी नहीं है जैसी तुम लोग सोच रहे हो। ये सुनकर लक्ष्मी का पिता नंबियार बहुत गुस्से में आकर उसे डांटता है और कमरे में बंद कर देता है। दूसरी ओर सुरेश और सुदेव फिर से अजियन के पास आते हैं। अब सुरेश अजियन की मदद करने के लिए सुदेव का कैमरा तोड़ देता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वीडियो कैसेट तो कैमरे के अंदर होती है, जिसमें रिकॉर्ड होना था वो हो गया होगा। फिर सुदेव अजियन को चेतावनी देता है कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है। अजियन की माँ सुदेव को देखती है और अजियन से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। तब जाकर अजियन अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देता है। अब ये सुनकर अजियन की माँ उसे असली कहानी बताने लगती है। मनियन मूर्ति चुराने के बाद दोनों मूर्तियों को अपनी पत्नी के सामने रखता है। उसकी पत्नी खुश होती है और कहती है कि असली मूर्ति मंदिर में रख दो और नकली हमारे पास रहेगी। लेकिन गांव वालों ने उसकी पत्नी की बेइज्जती की थी, इसलिए मनियन ने फैसला किया कि वो नकली मूर्ति ही मंदिर में रखेगा और असली मूर्ति अपनी पत्नी को दे देगा। फिर वो नकली मूर्ति लेकर मंदिर की ओर बढ़ता है। उसी वक्त लक्ष्मी का दादा, गांव वाले और पुलिस मनियन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मनियन के पास मूर्ति देखकर वो और गुस्से में आ जाते हैं और उसे मारने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद मनियन पूरे गांव वालों से अकेला ही लड़ता है और इसी लड़ाई के दौरान वो एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन अब तक गांव वालों ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया होता है। फिर जब लक्ष्मी के दादा ने मनियन की पत्नी और बेटी को मारने की धमकी दी, तब जाकर मनियन शांत होता है। उसके बाद वो उस मूर्ति को पकड़े रहता है और फिर एकदम से पहाड़ी के किनारे से छलांग लगा देता है, जहाँ एक बड़ा सा झरना होता है और वो पानी में गिर जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी और बेटी फूट फूट कर रोने लगती हैं, मानो मनियन मर चुका हो। अब ये पूरी कहानी अजियन की माँ उसे सुनाती है। बाद में अजियन और उसकी माँ मिलकर अजियन की नानी के पुराने सामानों की जांच करने लगते हैं ताकि शायद कुछ सुराग मिल जाए। तभी एक बक्से में उन्हें एक कछुए के आकार का बॉक्स मिलता है। अजियन को याद आता है कि जब वो छोटा था तो उसकी नानी उसे कछुए की एक कहानी सुनाया करती थी। उसे याद आता है कि उसी के गांव के पास एक कछुए के आकार का द्वीप भी है। तो अजियन फाइनली वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी कुछ गांव वाले अजियन के घर आ जाते हैं। असल में गांव में कल एक बड़ा समारोह होने वाला था,
जिसमें कई प्रतियोगिताएं भी होंगी। इस बीच गांव का जो व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो सभी अजियन से इस प्रतियोगिता में भाग लेने की विनती करते हैं, क्योंकि वो गांव का सबसे अच्छा कलरी जानने वाला था। मगर अजियन इसके लिए साफ मना कर देता है। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। इतने सालों बाद गांव वाले हमें सम्मान देकर बुला रहे हैं, अब गांव की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तब अजियन एक शर्त रखता है कि जब गांव वाले उसकी माँ को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देंगे, तभी वो प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब गांव वालों के पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वो उसकी शर्त मान लेते हैं। फिर रात होते ही सभी गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा होते हैं और अजियन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान लक्ष्मी भी वहाँ पर आती है और अजियन की माँ के पास बैठती है। लेकिन लक्ष्मी के परिवार वालों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वहीं लक्ष्मी के दादा नंबियार ने जानबूझकर प्रतियोगिता के दौरान अजियन को मारने की योजना बनाई होती है, इसलिए उसने विरोधी खिलाड़ियों को पैसे देकर खरीदा था। खैर, अब प्रतियोगिता शुरू होती है और जबरदस्त लड़ाई चलती है। वहीं सुदेव भी होता है और अजियन को याद दिलाता है कि समय तेजी से निकल रहा है, इसलिए अजियन जानबूझकर प्रतियोगिता हार जाता है। अब गाँव वाले उसे बुरी तरह से ताने देते हैं, मगर अजियन खुश होता है कि उसकी माँ को मंदिर के पास जाने की अनुमति मिल गई और यही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। इसके बाद अजियन और सुरेश कछुए के आकार वाले उस द्वीप के पास जाकर मूर्ति को तलाश करने लगते हैं। वो पूरा द्वीप छान मारते हैं, लेकिन मूर्ति उन्हें कहीं नहीं मिलती। अब सुरेश अजियन से कहता है कि देखो अजियन, मैं गांव वालों को संभाल लूंगा, तुम अपनी माँ और लक्ष्मी को लेकर इस गांव से भाग जाओ। तो अजियन हार मानकर जो कछुए वाला बॉक्स उसके पास था, उसे पानी में फेंक देता है और फिर लक्ष्मी को लेने उसके घर पहुँचता है। लेकिन तब तक नंबियार लक्ष्मी को दूसरे गाँव भेज चुका होता है। ऊपर से वो मौका पाकर अजियन को कमरे में बंद कर देता है और गांव वालों को उकसाने लगता है कि देखो, असली चोर मिल गया है, सभी गांव वालों को बुलाओ। अब गांव वाले नंबियार के घर के बाहर जमा हो जाते हैं, जबकि अजियन किसी तरह उस कमरे से भाग निकलता है। इसके बाद सभी गांव वाले उसका पीछा करने लगते हैं और आखिरकार अजियन उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके दादा की मौत हुई थी, उसी वाटरफॉल के पास। अब गांव वाले उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं और इस वक्त उसकी माँ भी वहाँ पर होती है, जो बहुत दुखी होकर रोते हुए कहती है कि अजियन की मौत भी उसके पिता की तरह ही होने जा रही है। अब अजियन अंत में उस पहाड़ी से गिर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसके नाना गिरे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई व्यक्ति अजियन को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेता है। फिर होश में आने पर अजियन देखता है कि उसके पेट में चाकू धंसा हुआ है। वो चाकू को निकालकर पानी में फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू वापस उसके पास लौट आता है। अब अजियन उसे फिर से फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू पानी में गिरने की बजाय हवा में तैरता रहता है और फिर से उसके पास लौट आता है। ये देखकर अब उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसी किनारे पर अजियन को वो कछुए वाला बॉक्स भी दिखाई देता है, जिसे उसने पहले फेंका था। तभी उसे याद आता है कि उसकी नानी अक्सर उसे उसी द्वीप पर लाती थी और पानी में किसी भगवान की तरह पूजा करती थी। ये सोचते हुए अब अजियन पानी के भीतर कूदता है, जहां उसे एक बड़ा बक्सा मिलता है और ये कछुए वाला बॉक्स असल में उसी बड़े बक्से की चाबी थी। उस बक्से के अंदर असली ज्योति की मूर्ति होती है और जैसे ही अजियन मूर्ति को छूता है, उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। अब किनारे पर आते ही सुदेव उसके सामने आकर कहता है कि आखिरकार तुमने इस मूर्ति को ढूंढ ही लिया। लेकिन अब अजियन उसे मूर्ति देने से मना कर देता है। तो सुदेव कहता है कि देखो अजियन, ये मूर्ति हमारे खानदान की है, इसे मुझे लौटा दो। लेकिन अजियन अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके सुदेव को बेहोश कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। गाँव में आकर गाँव वालों को असली सच्चाई बताती है और अजियन असली मूर्ति अपनी माँ को सौंप देता है ताकि वो उसे मंदिर में स्थापित कर सके। अब अजियन नंबियार के लिए एक खत छोड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि मनियन ने जो भी चोरियां की, उसके पीछे एक मकसद था जिसे तुम लोग कभी नहीं समझे। अब मैं भी तुमसे एक चीज चुरा रहा हूँ, तुम्हारी बेटी लक्ष्मी। इसके बाद अजियन लक्ष्मी को ढूंढकर उसके साथ गांव छोड़ देता है। फिर एंड के क्रेडिट सीन में हमें ये इशारा मिलता है कि शायद इस कहानी का दूसरा भाग भी आएगा, जिसमें मनियन की दूसरी चोरियों के बारे में भी पता चलेगा। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।